Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 the संगम एज। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जिस टाइम फ्रेम को वो स्टार्ट होती है 3rd सेंचुरी बीसी में। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। आजकल हम बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी बीसी से ये टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा तो कहाँ तक चलेगा? 3rd सेंचुरी एडी तक। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, जिसे आज बोलते हैं कॉमन एरा। कॉमनली इसको अब हम क्या बोलते हैं? कॉमन एरा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक के टाइम फ्रेम को पढ़ेंगे। क्लियर है? बीसी की जगह आजकल यूज़ होता है बिफोर कॉमन एरा और एडी की प्लेस पर हम कॉमनली यूज़ करने लग गए हैं कॉमन एरा को। अगर हम संगम एज की बात करें बेटा तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साउथ इंडिया की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होगी बेटा जब तक आप संगम एज को नहीं पढ़ोगे। तो संगम एज को कंसिडर किया जाता है एक लैंडमार्क किसकी हिस्ट्री में? साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। ये जो वर्ड संगम है ये तमिल फॉर्म है संस्कृत वर्ड संघ का। संस्कृत में एक वर्ड होता है संघ जिसका मतलब होता है असेंबली या एसोसिएशन। बहुत सारे लोग मिलके जब बैठे हैं अपने व्यूज़ को रखें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? असेंबली, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एसोसिएशन। तो संस्कृत में वर्ड था संघ जिसका मतलब होता है असेंबली या एसोसिएशन। उसी से डिराइव हुआ है या उसी का तमिल फॉर्म है। डिराइव हुआ तो नहीं कहना चाहिए, तमिल फॉर्म है संगम, ठीक है। तो संघ संस्कृत वर्ड का जो तमिल फॉर्म है उसको कहते हैं संगम, जिसका मतलब होता है असेंबली या एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संगम एज है वो पीरियड है जिसमें बहुत सारे तमिल लिटरेचर कंपोज किए गए, ठीक है। तमिल लिटरेचर कंपोज किया गया बल्क में किस पीरियड में? संगम एज में, ठीक है। किसने किया? बाय अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर्स। बहुत सारे तमिल स्कॉलर मिलके बैठे, तमिल पोएट्स मिलकर बैठे और इन्होंने किसको कंपोज किया बेटा? तमिल लिटरेचर को। तो संगम एज का जो लिटरेचर है उसी को हम क्या कहते हैं? तमिल लिटरेचर। क्लियर है? और बेटा ये पूरा लिटरेचर प्रिपेयर किया गया 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग्स में। 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग हुई जिन्हें कहा गया संगम, और यहीं पर कंपोज किया गया तमिल लिटरेचर को, ठीक है। संगम का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पोएट एंड पार्ट्स, ठीक है। संगम का मतलब क्या है? ठीक है। तो ये जो संगम था इसे क्या कहते हैं बेटा? वो गैदरिंग जिसमें पोएट्स हों, बार्ड्स हों, ऑल इन ऑल इन दोनों का मतलब क्या ही होता है बेटा? कवि होता है, ठीक है। तो कवियों की जो गैदरिंग होगी उसी को क्या कहा गया? संगम। ये कब से कब तक हुई बेटा? तो ये 1st सेंचुरी बीसी में हुई, ठीक है। 2nd सेंचुरी एडी तक होती रही। क्लियर है? ये जो संगम थे ये कब हुए? बिटवीन 1st सेंचुरी बीसी, 1st सेंचुरी बीसी से लेकर के 2nd सेंचुरी एडी तक चलते रहे। किसकी किंगडम में? पंड्यास की किंगडम में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लर्न कर लेना बेटा, ठीक है। क्या लर्न करना है आपको कि ये जो असेंबलीज थी ये कब से कब तक हुई? तो ये 1st सेंचुरी बीसी से लेकर के 2nd सेंचुरी एडी तक हुई। और किसके किंगडम में हुई बेटा? पांड्यास के किंगडम में हुई। ये जो टेक्स्ट है इसे संगम इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा बिलीव, ऐसे माना जाता है कि इन्हें कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया असेंबलीज़ में। और ये असेंबलीज़ किसकी थी? पोइट्स की थी, जो कहाँ पर हुई बेटा? मदुरई में हुई। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है बेटा कि जो फर्स्ट संगम हो रहा था उससे सीधे सीधे भगवान ने, गॉड्स ने अटेंड किया, लीजेंडरी सेजेस ने अटेंड किया, जो बड़े बड़े साधु थे वो लोग इसमें आए, ठीक है। भगवान खुद फर्स्ट संगम को अटेंड करने आए ऐसा कहा जाता है। इसमें कौन थे? सेज अगस्त्य, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना, ऐसा बिलीव है, ऐसा विश्वास है कि पहला जो संगम हुआ उसको सीधे भगवान ने अटेंड किया है। बहुत बड़े बड़े जो सेजेस थे, साधु थे, है ना, मुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने इसको अटेंड किया। और इसमें से एक जो बड़े महान ऋषि थे वो थे अगस्त्य।
तो यहाँ पर बेटा ये जो वर्ड सेजेस है, इसको आप क्या बोलोगे? ऋषि, मुनि, संत, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा जो काम इस टाइम में हुआ, फर्स्ट संगम में हुआ, उसके लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि वो पूरा के पूरा वर्क पैरिश कर गया। पैरिश करने का मतलब क्या होता है? नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। जो सेकंड संगम हुआ उसे भी बहुत सारे पोइट्स ने अटेंड किया, और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे लिटरेचर को रेडी किया गया, तैयार किया गया। सेकंड संगम को अटेंड किया बहुत सारे पोइट्स ने, उन्होंने प्रोड्यूस किया लार्ज मास ऑफ लिटरेचर। पर उसमें से सिर्फ क्या हमारे पास अवेलेबल है? तोलकपियम अवेलेबल है। तोलकपियम अवेलेबल है, जिसको लिखा था तोलकपियर ने, ठीक है। ये ओल्डेस्ट बुक है तमिल ग्रामर की। तमिल ग्रामर की सबसे ओल्ड बुक का नाम क्या है? तोलकपियम। और तोलकपियम के राइटर कौन है? तोलकपियर, ठीक है। ये अब तक सरवाइव कर पाया है। जो थर्ड संगम है उसे भी बहुत सारे पोइट्स ने अटेंड किया, बहुत सारा वास्ट लिटरेचर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। पर उसका भी कुछ फ्रैक्शन ही सरवाइव कर पाया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सेकेंड संगम की, तो यहाँ पर जैसे तोलकपियम सरवाइव कर पाया जो कि बुक थी तमिल लिटरेचर पे, तमिल ग्रामर पे, सॉरी लिटरेचर नहीं, तमिल ग्रामर पे। वैसे ही थर्ड संगम में भी बहुत सारा मटेरियल तो प्रोड्यूस हुआ, बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, पर उसका एक फ्रैक्शन ही सरवाइव कर पाया। बेटा अब यहाँ पर एक नया वर्ड है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंट, इसका मतलब होता है स्टिल सर्वाइविंग और स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो इट इज़ दिस फैक्शन, ये वो फैक्शन है विच कंस्टिट्यूट द एक्सटेंट बॉडी ऑफ द संगम लिटरेचर। ये संगम लिटरेचर की वो बॉडी है जो आज तक सर्वाइव कर पाई है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। आई बात समझ में? 3 किंगडम्स हुआ करती थी उस टाइम में, चेरास, पांड्यास, चोलास। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी। खैर इसमें कोई नई बात नहीं है, हमारा इतिहास ही रहा है कि हम आपस में बहुत लड़े हैं, ठीक है। तो 3 किंगडम्स हुआ करती थी इस टाइम में, चेरास, पांड्यास, चोलास, और ये आपस में वॉर करती रहती थी एक दूसरे के साथ। इनके जो वॉर्स होते थे, इनकी जो हीरोइक डीड्स थी, यही थीम बनती थी संगम लिटरेचर की। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शंस, Cheras had finally asserted their supremacy. डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेटा चेरा, पांड्या और चोला लड़ते तो हमेशा रहते थे, पर इसमें से अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश किसने की? चेराज ने, ओवर द अदर 2 किंगडम्स। पांड्यास को हराया, चोलास को हराया, और अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने वाले कौन थे? चेराज। ये हमें पता चलता है। किससे पता चलता है? संगम लिटरेचर से। बेटा ये साइन भी याद रखें, जो चोलास थे उनका साइन था टाइगर, पांड्यास का था फिश, और चेरास का था बो एंड एरो, तीर कमान, है ना। अब बेटा 18 माइनर वर्क में एक मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क था ये, ठीक है। और ये जो 18 माइनर वर्क हैं ये किसके हैं बेटा? संगम लिटरेचर के हैं। और इन 18 माइनर वर्क को तमिल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पटिनेन किलकनक्कू, ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन थे? तिरुवल्लुवर, ठीक है। कौन थे? तिरुवल्लुवर। कौन थे? तिरुवल्लुवर, ठीक है, जो कि एक तमिल पोएट थे और तमिल फिलोसफर थे, ठीक है। तमिल पोएट, तमिल फिलोसफर थे तिरुवल्लुवर, जिन्होंने लिखा है 18 माइनर वर्क को, जिसको तमिल में बोलते हैं पटिनेन किलनक्कू। तिरुकरल, या कई बार इसे करल भी कहते हैं, तिरुकरल करल, इसे कंसीडर किया जाता है कि भाई इसमें टीचिंग्स हैं किसकी? धर्मशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र की और कामसूत्र। तो तीनों की टीचिंग है किसमें? तिरुकरल में। बेटा तो अगर मैं तिरुकरल की बात करूं, जिसे हम शॉर्ट में कराल भी कहते हैं, तिरुकराल को शॉर्ट में कराल भी कहते हैं, इसमें टीचिंग्स है, ठीक है। मतलब एक मिक्सचर है, कंपाउंड है, किस किस का? धर्मशास्त्र का, अर्थशास्त्र का और कामसूत्र का, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तिरुकराल में क्या क्या है, तो आप बताना उसमें धर्मशास्त्र है, उसमें अर्थशास्त्र है, उसमें कामसूत्र है।
इसमें बहुत सारे मैट्रिकल प्रोवर्ब्स का यूज़ हुआ है। बेटा ये जो वर्ड है मैट्रिकल प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त छंदात्मक, ठीक है? जैसे आप लोग रामायण वगैरह कभी देखी होगी तो वो छंदों के फॉर्म में है ना, प्रोवर्ब्स, ठीक है? तो इसमें सीरीज में मैट्रिकल प्रोवर्ब्स हैं। वो प्रोवर्ब्स लाइफ के एस्पेक्ट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, है ना, धर्म की बात कर रहे हैं और हमारे जीवन की बात कर रहे हैं। ये कलेक्शन है तमिल कपलेट्स का, जिन्हें 133 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और बेटा ये जो वर्ड कपलेट्स है इसका मतलब क्या होता है? दोहे। आप लोगों ने हिंदी में, संस्कृत में दोहे पढ़े होंगे ना, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, वो वाले दोहे, ठीक है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ तमिल कपलेट्स। इसमें तमिल कपलेट्स हैं जो 133 चैप्टर में ऑर्गेनाइज हैं। ईच चैप्टर हैज़ स्पेसिफिक रेंजिंग। हर चैप्टर का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो अलग है, ठीक है? हर चैप्टर में जो टॉपिक लिया गया है वो अलग है दूसरे से, ठीक है? किसी चैप्टर में आपको प्लोइंग अ पीस ऑफ लैंड बताया गया है कि भाई इस ज़मीन के टुकड़े पे हल कैसे चलाना है, तो किसी में आपको ये भी बताया गया है कि एक कंट्री को कैसे रूल करना है। बेटा ये जो वर्ड पीछे से, इसका मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है? तो ये उपदेश देता है सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? सरलता, है ना? ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई। तो अपने सारे ही संस्करण में, सारे ही बातों में जो भी इसमें लिखी गई हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है? सिंप्लिसिटी, ट्रुथ, ठीक है? और ये जो वर्ड वर्सेस है इसका मतलब होता है छंद। तो इसमें जितने भी छंद हैं उन सारे छंदों में सत्य की बात की गई है, सरलता की बात की गई है, उनके उपदेश को दिया गया है। क्लियर है? ये जो 133 चैप्टर हैं बेटा, इन्हें ग्रुप किया गया है 3 सेक्शंस में। कितने सेक्शंस में? 3 सेक्शंस में। अब ध्यान से इनके नाम सुनना बेटा। ये आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएं कि भाई आउट ऑफ दिस 3 कौन सा नहीं है, या चौथा ऐड करके बोल दिया जाए कि इसमें कौन सा नहीं है। तो ध्यान से सुनो कि जो 133 चैप्टर्स है उन्हें ग्रुप किया गया है 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन है आराम, आराम नहीं, आराम। दूसरा है पौरुल, और तीसरा है कामम। क्या है? कामम। और इसी कामम को क्या भी कहते हैं बेटा? इनबम, ठीक है? तो आराम, आराम, ठीक है? आराम नहीं, आराम, आराम, जिसको हम बोलते हैं राइटियसनेस। पौरुल मतलब वेल्थ की बात हुई है। इनबाम और कामम मतलब प्लेजर की बात हुई है। बेटा ये जो वर्ड है राइटियसनेस, इसका मतलब क्या होता है? मॉरली सही होना। तो राम, आप मॉरली सही हैं। पौरुल मतलब वेल्थ की बात की गई है। इन बाम और कामम में प्लेजर की बात की गई है। अब आपका पीडीएफ इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो लाइन है वो मुझे दिख ही नहीं रही है, तो उसको अब हम छोड़ देते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा पीडीएफ बना के देख लिया करो बेटा, सब कुछ क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो हम आगे आ जाते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा तमिल लिटरेचर में 5 एपिक्स हैं, और सारे ही एपिक्स एक से बढ़कर एक हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कौन कौन से 5 एपिक्स हैं। ध्यान से सुनना इनके नाम बेटा, और यहीं पे लर्न करने की कोशिश करना। जीवक चिंतामणि, जीवक, जीवक चिंतामणि पहला कौन सा है? जीवक चिंतामणि, ठीक है? दूसरा कौन सा है? मणि मेखलाए। दूसरा कौन सा है? मणि मेखलाए। पहला है जीवक चिंतामणि, दूसरा है मणि मेखलाए, ठीक है? दोनों याद हो गए। अब तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा है सिलपतिकारम, सिलपतिकारम, ठीक है? फिर उसके बाद है वलयपति, उसके बाद है कुंडलकेशी। पांचों के नाम याद आ गए? फिर से ध्यान से सुनो। जीवक चिंतामणि, मणि मेखलाए, सिलपतिकारम,
वलय वलयपति, और ये लास्ट है कुंडलकेसी। ठीक है बेटा, देखो ये जो एपिक है इनमें स्टोरी तो है, लिटरेचर तो ये है, पर ये जो एपिक्स हैं इनमें वास्ट ट्रेजर है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, खजाना है ये इंफॉर्मेशन का। म्यूज़िक की बात कर लो आप, डांस की बात कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, ठीक है, राजाओं के ग्रैंडियर की बात कर लो कि उस टाइम में जो राजा थे उनका ग्रैंडियर कैसा हुआ करता था। ये सब कुछ भर भर के मिलेगा हमें किस में, इन 5 एपिक्स में। बेटा ये जो वर्ड ग्रैंडर है इसका मीनिंग क्या होता है, भव्यता। ठीक है, भव्यता का मतलब क्या होता है, महिमा। ये राजाओं की महिमा, राजाओं का ग्रैंडियर जो था उसके रिकॉर्ड में बहुत कुछ बताते हैं ये पांचों मतलब महाकाव्य या एपिक। ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट म्यूजिक एंड डांस, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम देख पढ़ेंगे मेगालिथ्स को। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इरेक्टेड विद द स्टोन स्लेब्स। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इरेक्टेड विथ स्टोन स्लेब्स। स्टोन स्लेब्स में इरेक्ट किए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करते रहते हैं और इनको किसी चीज़ से जोड़ा या चिपकाया नहीं जाता विदाउट एनी मोटर। मोटर वो सब्सटेंस होता है जैसे कि सीमेंट वगैरह है, ये मिट्टी है, जैसे चीज़ों को हम चिपका सकते हैं, थोड़ा सा मजबूत बना सकते हैं, उसका यूज़ नहीं होता है, ये एक दूसरे के ऊपर टिके होते हैं। ठीक है, कई बार हमने देखा है देयर वॉज एन ओपनिंग कट इनटू वन ऑफ द साइड्स, किसी एक साइड में ओपनिंग कट होता है। दीज एक्टेड ईदर एज बरियल साइट्स, शायद ये बरियल साइट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, बरियल साइट्स। ठीक है, तो कुछ लोग इस तरीके से इनको देखते हैं कि भैया ये बरियल साइट्स होंगे, यहाँ पर लोगों को बरी कर दिया जाता होगा जब उनकी डेथ हो जाती होगी। और कुछ लोगों का मानना है कि ये कमेमोरेटिव मेमोरियल्स होंगे, मतलब स्मारक होंगे किसी की याद में जो हम बनाते हैं ना, है ना, किसी की डेथ के बाद, तो वो स्मारक होंगे। कुछ मेगालिथ्स हम सरफेस पर देखते हैं, कुछ अंडरग्राउंड देखते हैं। ठीक है, कुछ मेगालिथ्स हमें, मेगालिथ्स होता क्या है, बड़े बड़े पत्थरों को बोलते हैं हम बेटा मेगालिथ्स। बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती हैं वो कई बार हमें सरफेस पे भी दिख जाती है और कई बार अंडरग्राउंड भी दिखती हैं। स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स प्लेस कर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई बड़ा मेगालिथ रखा है तो यहाँ पर ऐसे स्टोन्स प्लेस कर दिए जाएंगे कि किसी को आइडिया हो जाए भैया कि यहाँ पर मेगालिथ है, या तो कोई बरियल साइट हो सकती है या कोई कमेमोरेटिव मेमोरियल हो सकता है। सो बोल्डर्स को प्लेस कर दिया जाता है सरफेस पे, किसके लिए, सर्व्ड एज साइन पोस्ट, जिससे कि लोगों को बरियल साइट्स का पता चल पाए, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, लोग वापस आ पाए, मतलब कुछ भी बोलो, साइन के लिए शायद हो सकता है इनको रखा हो। फिर से ध्यान से सुनो, स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स प्लेस कर दिया जाता था उस सरफेस पे। ठीक है, और क्यों कर दिया जाता था कि भाई वो साइन पोस्ट की तरह काम करेगा। किसकी साइन पोस्ट, कि भाई अगर हमने हमारे किसी लव्ड वन को वहाँ पर बरी किया है तो हमें पता तो चल जाए कि भाई हमारा लव्ड वन हमने कहाँ बरी किया है। कुछ मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिले हैं, इसका मतलब ये है कि एक फैमिली के लोगों को एक साथ में बरी कर दिया जाता होगा, भले ही उनकी डेथ डिफरेंट टाइम पे क्यों ना हो, है ना। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेमोरियल स्टोन्स, इन्हीं को क्या भी कहते हैं, मेमोरियल स्टोन्स। देखो फिर से सुनो, कुछ मेगालिथ्स में हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन मिला है, इससे ये इंडिकेशन हमें मिलता है, ये पता चलता है कि लोग जो बिलोंग करते थे सेम फैमिली से उन्हें बरी कर दिया जाता था सेम प्लेस पे, भले ही उनके जो डेथ का जो टाइम हो बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, इन्हें मेमोरियल स्टोन्स भी कहते हैं। ये जो मेगालिथ्स हैं इनके अंदर सिर्फ स्केलेटन नहीं मिले हैं बरीड पीपल के, पर बहुत सारे गुड्स भी मिले हैं हमें, क्योंकि उस टाइम तक लोगों का बिलीव था लाइफ आफ्टर डेथ में। तो जहाँ पर भी लोगों को बरी किया जाता था उसके साथ हमें बहुत सारी पोट्री, मतलब मटके वगैरह, मिट्टी के बर्तन दूसरे मिले हुए हैं। ठीक है, पहले तो मिट्टी से ही प्लेट कटोरी सब बनता था तो वो मिला है, आयरन ऑब्जेक्ट मिला है। बेटा ध्यान से सुनना, ग्रे गुड्स को देखकर हमें रिलीजियस बिलीफ भी पता चलता है मेगालिथ पीपल का। हम इन्फर कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मेगालिथ पीपल के रिलीजियस बिलीफ कैसे होंगे, किसको देखकर, ग्रेव गुड्स को देखकर। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ
जब हम ट्राइडेंट्स को देखते हैं ग्रेव के अंदर, ट्राइडेंट दिखता है जब हमें ग्रेव के अंदर, तो हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम के लोगों का भी विश्वास लॉर्ड शिव के ऊपर था। बेटा अब हम पढ़ेंगे तमिल किंगडम्स को। अगर हम संगम पोएम को पढ़ें तो उसमें एक टर्म हमें देखने को मिलता है, वो टर्म है मूवेंदर। मूवेंदर का मतलब होता है 3 चीफ्स। ठीक है, क्या होता है मूवेंदर का मतलब? 3 चीफ्स। ठीक है, और अगर हम देखें कि और क्या हम कह सकते हैं, तो बेटा जो 3 रूलिंग फैमिलीज थी उनके हेड्स को भी क्या कहा गया है? मूवेंदर। तो संगम पोएम मेंशन करती है एक टर्म को मूवेंदर, विच इज तमिल वर्ड। मूवेंदर एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 3 चीफ्स। और इसको हम किसके लिए यूज़ किए हैं मूवेंदर वर्ड को? बेटा 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड्स को बताने के लिए। और वो 3 रूलिंग फैमिलीज कौन सी थी? चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, कहाँ पर थी ये बेटा? तमिल रीजन में। तमिल रीजन या तमिल कंट्री में ये लोग रूल करते थे। कब रूल करते थे बेटा? संगम एज के टाइम। फिर से सुनो, जो संगम पोएम है वो एक टर्म को मेंशन करती है जिस टर्म को तमिल में क्या कहते हैं? मूवेंदर। इसका मीनिंग क्या होता है? 3 चीफ्स। ठीक है, ये 3 रूलिंग फैमिलीज चेरा, चोला और पांड्या, ये कहाँ पर रूल करते थे बेटा? तमिल कंट्री में। कब? संगम एज के टाइम पे। इन एडिशन टू दीज 3 किंगडम, इन 3 किंगडम्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोकल चीफ्स भी थे। तो यहाँ से 1 मार्क में आपके इस क्वेश्चन को याद रखें, हो सकता है ये आ जाए कि मूवेंदर किस लैंग्वेज को वर्ड है, तो याद रखना तमिल। दूसरा, मूवेंदर का मीनिंग क्या होता है? 3 चीफ्स, या ऐसा पूछ लिया जाए कि 3 चीफ्स को क्या कहते हैं तमिल में, तो मूवेंदर। चेरा किंगडम को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। द टेरिटरी ऑफ संगम चेरास मोस्टली कंप्राइज्ड द प्रेजेंट डे केरला। चेरास लोगों का रूल कहाँ पर था? आज के प्रेजेंट डे के केरला में। क्लियर है? अगर कोई पूछेगा आपसे कि भाई चेरा लोग कहाँ रूल करते थे, तो मोस्टली चेरा का जो एरिया था वो किससे मेल खाता है? आज के प्रेजेंट डे के केरला से। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाउंड्री होगी पर मैक्सिमम एरिया कहाँ पर आता है? केरला। बेटा अगर हम चेरा किंग्स की बात करें तो चेरा किंग्स, कौन से वाले चेरा किंग्स? जो संगम एज में थे, उन्होंने अपने आप को बहुत सारे टाइटल्स दे रखे थे, या हम उन्हें बहुत सारे टाइटल्स से जानते हैं। वनवार, विल्लवार, मलयार, इनकी 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स थी या 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच थी। चेरा किंग्स की कितनी ब्रांचेस थी? 2 इंपॉर्टेंट लाइन से 2 ब्रांचेस थी। पहली स्टार्ट होती है उथियान या उड़ियान चेलराथन से। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखो, चेरलाथन। ठीक है, तो चेरलाथन, उड़ियान चेरलाथन या उथियान चेरलाथन। ठीक है, और जो सेकंड थी वो किससे बिलोंग करती थी? इरोमपोराई से। किससे स्टार्ट होती है? इरोमपोराई से। फिर से ध्यान रखना, पहली स्टार्ट होती है उथियान चिलराथन से या उड़ियान चिलराथन से, और दूसरी स्टार्ट होती है किससे बेटा? इरुमपोराई। ठीक है, किससे? इरुमपोराई से। ये जो किंग्स थे ये 2 लाइन्स को बिलोंग करते हैं जिन्होंने चेरा किंगडम को रूल किया। द किंग्स बिलोंगिंग टू दीज 2 लाइन्स रूल द चेरा किंगडम। जितने भी राजा इन 2 लाइन से या 2 ब्रांचेस से हुए, इन्होंने चेरा किंगडम के ऊपर रूल किया। इनकी जो कैपिटल थी वो थी वज्जी या वंजी। ठीक है, एंड देयर चीफ पोर्ट वॉज थोंडी। फिर से ध्यान रखो कि पहली बात तो इन्होंने बड़े बड़े से टाइटल ले लिए, बड़े बड़े क्या छोटे छोटे से टाइटल ले लिए, अलग अलग टाइटल ले लिए। फिर दूसरा, इनकी 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स है, 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। पहली की शुरुआत होती है उदायन चेलराथन से और दूसरे की इरुमपोराई से। क्लियर है? दोनों का नाम याद रखना। ये जो राजा थे ये 2 लाइन से बिलोंग करते थे और इन्होंने चेरा किंगडम को रूल किया। जितने भी राजा इन 2 ब्रांचेस या इन 2 लाइनों से बिलोंग करते थे उन्होंने चेरा किंगडम को रूल किया। इनका कैपिटल था वंजी और वज्जी। कौन सा चीफ पोर्ट था इनका? थोंडी। इनका जो सिंबल था फ्लैग के ऊपर, जैसे झंडा होता है, झंडे के ऊपर क्या था? बो और एरो, तीर कमान इनके झंडे पे होती थी। देखो ये जो साइन है ये पूरा बना नहीं है, है ना? तो इस तरीके से होता था तीर कमान। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे संगम चेरास के एक बहुत ही पॉपुलर किंग को जिनका नाम है चेरन सेन गुट्टुवन।
ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर किंग हैं, कहाँ के, संगम चेरास के, जिनको अब हम पढ़ेंगे। अगर आप संगम वर्क पटीर पट्टू या पदीर पट्टू को पढ़ो, अहानरू को पढ़ो, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेरन सेन गुट्टुवन के रिगार्ड्स में मिल जाएगी। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम था इलांगो अदिगल। अच्छा, फिर से ध्यान रखना, इसको क्या पढ़ना है, चेरन सेन गुट्टुवन। ठीक है, इनका रेफरेंस हमें किस में मिलता है, पदिरुपट्टू में और अहानरू में। ये दो संगम वर्क में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसकी, चेरन सेनगुट्टुवन की। इनके एक भाई भी है जिनका नाम है इलांगो वदिगल। वैसे एनसीईआरटी में ये इलांगो अदिगल है। ठीक है, चलो इलांगो अदिगल हो या वदिगल हो, पर ये ध्यान रखना इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तमिल एपिक लिखा है जिसका नाम है सिलपद्दिकारम। सिलपद्दिकारम, ये वर्ड आपको इतने अजीब लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एक तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, दूसरा ये साउथ के वर्ड है। ठीक है, तो इलांगो वदिगल ने एक तमिल एपिक को, एक महाकाव्य को लिखा है जिसका नाम है सिलपद्दिकारम। ठीक है, इसमें किसकी स्टोरी है बेटा, इसमें स्टोरी है कन्नागी और कोवलन की। कन्नगी, कन्नगी और कोवलम, कन्नगी और कोवलन की स्टोरी है सिलपद्दिकारम में। ठीक है, अच्छा, जो ये महाकाव्य है तमिल एपिक सिलपद्दिकारम, उसमें कन्नगी और कोवलन की तो स्टोरी है, साथ ही साथ सेन गुट्टुवन ने कितने राजाओं को हराया उसकी भी स्टोरी है। फिर ये भी बताती है सिलपद्दिकारम कि कैसे हिमालय से ये पत्थर लाए और एक मंदिर बनवा लिया इन्होंने कन्नगी के लिए। ठीक है, ये भी हमें उस इलांगो अदिगल की बुक सिलपद्दिकारम से पता चलता है। सेन गुट्टुवन ने एक एक्सपीडिशन को लीड किया, कहाँ तक, हिमालय तक। उन्होंने रिवर गंगा को क्रॉस किया और अपने दुश्मनों को हराया। फिर ये हिमालय तक पहुँचे और हिमालय पे अपना झंडा फहराया इन्होंने। पट्टिनी कल्ट की अगर हम बात करें या पट्टिनी पंथ की अगर हम बात करें, तो पट्टिनी पंथ के या पट्टिनी कल्ट के जो लोग होते हैं वो कन्नगी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं भैया ये आइडियल वाइफ है। ठीक है, कन्नगी कौन है, एक आइडियल वाइफ है। कोवलन की जो बीवी है कन्नगी, ये आइडियल वाइफ है कि उनका हस्बैंड उन्हें धोखा भी दे देता है और दूसरी औरत के पास भी चला जाता है, फिर भी अपना जो धर्म होता है वो निभाती हैं। तो जो पट्टिनी कल्ट के लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं, और ये स्टार्ट किसने करवाया था, सेन गुट्टुवन ने स्टार्ट करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये एक पत्थर लेके आए हिमालय से और इन्होंने एक स्टेच्यू बनाया कन्नगी का और फिर उसके लिए टेम्पल बनवाया। फिर से ध्यान रखना, स्टेच्यू खुद राजा ने नहीं बनवाया, मतलब किसी से बनवाया। ठीक है, पदिरुपट्टू को हम और पढ़ते हैं या दूसरे संगम लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो हमें एक लंबी सी लिस्ट मिलती है चेरा किंग की। उसमें से सबसे पॉपुलर है चलराथन, पेरुंचेरल, इरुम्पोराई और कनाइकल इरुम्पोराई। ये इंपॉर्टेंट राजा जिनका नाम आपको याद रखना है। चोला किंग को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। और एक और चीज़ बेटा, यहाँ प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ हो सकती है तो थोड़ा सा एक बार आप लोग भी गूगल पे देख लेना।